नमस्कार दोस्तों। आज जिस विषय पर चर्चा होनी है वो विषय है ऊर्जा का आरोग्यता, यानी स्वस्थता, स्वस्थ होना। इसकी एक पहली लाइन है, आरोग्यता जीवन की सबसे बड़ी संपदा है, यानी हेल्थ इज वेल्थ। किसी ने कहा भी है, उर्दू में भी कहा गया है कि तंदुरुस्ती हजार नियामत। हिंदी में भी यही बात कही गई है कि पहला सुख निरोग हो काया, दूजा सुख पास हो माया। और इस तरह से कई चीज़ों को, 7-8 चीज़ों को जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। तो उसमें सबसे जो प्रथम बात कही गई है वो कही गई है निरोगी काया की, यानी जो शरीर है, काया, शरीर का मतलब होता है काया। ठीक है, तो काया का निरोग होना यानी कि रोग से मुक्त होना, ये बात कही गई है जिसमें बताई गई है। तो इसी पर चर्चा आज होनी है। आरोग्यता ही हमें जीवन शक्ति प्रदान करती है। जब आप स्वस्थ होते हैं तो जीवन में जो शक्ति का संचार होता है और हम किसी कार्य को संपन्न कर पाते हैं, ये इसी के कारण होता है क्योंकि आप निरोग हैं। अगर किसी रोग से आप ग्रस्त हैं, मान लीजिए आप बीमार हैं, बुखार है, तो आप दूसरे कार्य में आपका मन नहीं लगेगा, और जब मन नहीं लगेगा तो स्वाभाविक रूप से कार्य संपन्न, उचित रूप से, सही रूप से संपन्न भी नहीं होगा। यही बात कही गई है कि आरोग्यता ही हमें जीवन शक्ति प्रदान करती है। यह शक्ति ही जीवन संघर्ष करने की सामर्थ्य देती है। ये जो शक्ति, ये पावर है, तो जीवन में संघर्ष संघर्ष की बात इसलिए कही जाती है क्योंकि हर क्षण, हर पल आप परिवर्तन की दिशा में जा रहे हैं। एक तरह से आपका स्वरूप, वर्तमान का जो स्वरूप है वो परिवर्तित होता है, और परिवर्तन जब भी होता है तो आप कुछ ऊर्जा मुक्त करते हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि अपघटक जो है, जब किसी पत्ते का अपघटन करते हैं तो ऐसे में ऊर्जा जो है वो लगभग 90% ऊर्जा मुक्त होती है। हमें भूख का जो एहसास होता है वो भी इसी की वजह से होता है, क्योंकि हर सेल अपने आप को परिवर्तित कर रही होती है, और इस परिवर्तन में 90% ऊर्जा का ह्रास, या ह्रास नहीं कह सकते हैं, वो हमारे शरीर को छोड़ देती है, और उसको मेंटेन रखने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक, तो यहाँ पर यही बात कही गई। तो जीवन जो है इस तरह से लगातार संघर्ष करता रहता है कि जीवन के हर क्षण में एक नया मोड़ आता है। और जब मोड़ आता है तो आपने देखा होगा कि जब आप स्कूटी चला रहे होते हैं तो मोड़ के समय जहाँ पर मुड़ना होता है, जहाँ पर या फिर यू टर्न लेना होता है, वहाँ पर आप स्कूटी की स्पीड धीमी भी करते हैं, इस अब स्वयं को और स्कूटी को संभालते भी। ये स्पीड धीमा करना और संभालना संघर्ष ही होता है। नहीं तो अन्यथा आप सामान्य स्पीड से चले जा रहे थे, लेकिन मोड़ के समय आप में ये सारी चीजें आ जाती हैं। आप चैतन्य हो जाते हैं, आप सचेत रह होते हैं, और आरा बिल्कुल सजग होकर के संभालते हुए आप उस मोड़ पर अपनी गाड़ी को मोड़ते हैं। ये जो मोड़ना है यही संघर्ष, तो ये इन्होंने कहा है, यह शक्ति ही जीवन संघर्ष करने की सामर्थ्य देती है। यानी कि आपके जीवन में हर क्षण, हर पल कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में संघर्ष मौजूद है। और संघर्ष से आप बचपन से ही, यूं कह सकते हो कि भ्रूणावस्था से ही आपके जीवन में संघर्ष आरंभ हो जाता है। और संघर्ष अगर आप नहीं करेंगे, कुछ लोग संघर्ष से बहुत आगे निकल जाते हैं और वो ऐसे मुकाम पे पहुंच जाते हैं जहां कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था। ये महज इस वजह से होता है क्योंकि वो संघर्ष एक दिशा में तेजी से और बहुत लगन से उसको अंजाम देते हैं। सर, संघर्ष का क्या मतलब होगा? संघर्ष जो है, देखिए, जब परिवर्तन होता है तो परिवर्तन कोई चाहता नहीं है। आप देखिए, जो इंसान जिस पद पर चल रहा होता है, आपने अपने इस पूरे संसार में बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बहुत सारे लोगों का जो गरीबी में रहते हैं, गंदी
बस्ती में रहते हैं, बिना कपड़ों के, बिना छत के रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो चलते हैं, आनंद में रहते हैं। कारण ये है कि अपने उस परिवर्तन को वो नहीं चाहते। लेकिन जो परिवर्तन को चाह रहा है, यानी वो तीव्र मोड़ लाना चाह रहा है, तो ऐसे में संघर्ष स्टार्ट होता है। किसके साथ? जो एक सामान्य सी रेखा जा रही थी, एक सामान्य सी लाइन जा रही थी जिस पर वो चल रहा था, अब उस लाइन को, उस रास्ते को छोड़ करके वो मोड़ रहा है खुद को। इस मोड़ने में उसको जो है बहुत सारी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, अपने लोगों का सामना करना पड़ता है। उनको अभी तक उनके स्वार्थ की पूर्ति हो रही थी किसी भी रूप में, चाहे आप सेवा कर रहे थे अथवा किसी अन्य प्रकार से उनके स्वार्थ की पूर्ति। अब आप आइसोलेट हो रहे हैं, आप उनसे संघर्ष, उनकी खुद की लाइन थी, उस लाइन से आप अलग हो रहे हो। तो जो वो लाइन है, उस लाइन के जो लोग रहने वाले हैं, वो आपको दूसरी तरफ जाने से रोकेंगे। ये जो रोकने और आपका उस रुकाव से, ठहराव से दूर भागने की जो श्रम है, जो दूर भागने का जो कर्म है, ये संघर्ष, इसी को संघर्ष कहा जाता है। ये संघर्ष उत्पन्न करती है। आप संघर्ष करते हैं अपनों से, आप संघर्ष करते हैं परिस्थितियों से, आप संघर्ष करते हैं समय से, आप संघर्ष करते हैं अपनी प्रवृत्तियों से। आप सुबह 8 बजे उठते थे, अब आपने सोचा कि नहीं, एक लक्ष्य आपने निर्धारित किया है और उस लक्ष्य को पाने के लिए अब आपको सुबह 4 बजे उठना पड़ रहा है। तो किससे? आप स्वयं से ही संघर्ष तो कर रहे हैं। स्वयं नहीं चाहता है, आपका शरीर चाहता है कि अभी तक जैसे हम आराम से 8 बजे तक सोते थे वैसे सोए, लेकिन नहीं, अब आपको सुबह 8 बजे 4 बजे उठना है, नहीं तो लक्ष्य नहीं मिलेगा। लक्ष्य से आपको प्रेम हो गया है, अगाध प्रेम हो गया है, ऐसा प्रेम कि आपके जो जीवन के जो ये वो थे, आनंद थे, उनको भी आपने कहीं उठा के ताक पे रख दिया है। जो 8 बजे तक सोते थे, राजकुमारों की तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे, अब श्रमिक की तरह, एक संघर्षशील व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत करने जा रहे हैं। यही संघर्ष कहलाता है। जब आप वर्तमान की स्थिति से, ऐसे समझिए, जब आप वर्तमान की स्थिति से संतुष्ट नहीं होते और भविष्य में अपने इस वर्तमान की स्थिति को छोड़ देना चाहते हैं, तो वर्तमान में जो कर्म आप उस स्थिति को पाने के लिए, भविष्य की स्थिति को पाने के लिए करते हैं, वो संघर्ष ही होता है। क्योंकि एक सामान्य अवस्था में तो आप हैं, उसमें आप जिए, लेकिन नहीं, आप एक नई जो चीज है, नया जो पद है, नया जो स्थान है, वो आप ग्रहण करना चाहते हैं। ऐसे में अब आपको संघर्ष करना पड़ेगा, वहां तक जाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो ये संघर्ष है, इसी को संघर्ष कहा गया है। बात आगे करते हैं। तो ये कहा, यही कहने का मतलब है कि अगर आप स्वस्थ नहीं रहे, आप बीमार हैं, बीमारी किसी भी स्तर की हो सकती है, सबसे जरूरी है कि आपका जो मानसिक स्तर है, यहां, इससे आप स्वस्थ रहें। और यहां की स्वस्थता जो है, वो यहां के लिए जो मेडिसिन है, यूं कह सकते हो, या यहाँ के लिए पोषण कह सकते हो, वो क्या है? वो है ज्ञान। विचार नहीं, ध्यान रखिएगा, ज्ञान और कौशल। ज्ञान क्या है? किसी चीज के होने होने पर फिर उस पर वो क्यों है, किस लिए, कहां होना चाहिए, कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इन सब की जानकारी जब ये हो जाए, तो वो जानकारी जब आपके कौशल का मतलब व्यवहारिक जगत, तो जब कौशल में परिवर्तित हो जाता है, तो ये मस्तिष्क आपका वही उसका भोजन है। तब आपका मस्तिष्क फिट एंड और दुरुस्त रहता है। मस्तिष्क आपका अगर संतुलन में है, तो आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास वैसी परिस्थितियां नहीं है, लेकिन फिर भी आप आनंद का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन मस्तिष्क अगर विचार नहीं कर पा रहा है, ज्ञान से, अपने ज्ञान से, ज्ञान और कौशल से चीजों को समझ नहीं पा रहा है, उनके बीच की तारतम्यता को नहीं जान पा रहा है, तो न तो वो भविष्य की कोई योजना बना सकता है,
न ही वर्तमान में चीजों का आनंद ले सकता है। ये आनंद लेने के लिए भी आनंद के रूप में जो ज्ञान है वो तो होना ही चाहिए ना, कि किसी चीज से जो हमें आनंद मिल रहा है तो उसका अगर मस्तिष्क काम नहीं कर रहा, मान लीजिए कोई व्यक्ति अ, मानसिक रूप से रुग्ण है, बीमार है, यानी ये कह सकते हो पागल है, तो उसके लिए क्या है, वो कूड़े के ढेर में बैठा खाना खा रहा है, उसको नहीं पता है कि वो कर क्या रहा है, न ही उसमें आनंद उसको महसूस हो रहा है। तो सबसे पहले मस्तिष्क का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, ये सबसे। और उसके स्वस्थ होने का तरीका भी मैंने बताया कि ज्ञान, और ज्ञान के साथ कौशल। ज्ञान भी कैसा, ज्ञान का मतलब आजकल का जो प्रोफेशनल ज्ञान है ना, तो क्या कहते हैं, व्यापारिक, जॉब ओरिएंटेड, ऐसा नहीं। जीवन का ज्ञान, जीवन क्या है, कैसे उसको चलाना है, जीवन हुआ क्यों है, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या करना है, इत्यादि चीजों का जो ज्ञान है। संबंध क्यों है, परिवार, राष्ट्र, समाज क्यों है, इनके पीछे के क्या कारण है, क्या ये हमारे लिए सहयोगी हैं अथवा बंधनकारी, ये बात का ज्ञान होना। जब ये आपको जानकारी होगी तभी आपका जीवन जो है बहुत अच्छे से चलेगा, क्योंकि हर जो घटना या दुर्घटना है उसके पीछे के जो तार हैं, तभी आप समझ पाएंगे कि ये क्यों है। और अगर आपने ये बात समझ ली कि अच्छा ये इस वजह से हुआ, तो आपको उस घटना के, चाहे वो नकारात्मक परिणाम हो चाहे सकारात्मक परिणाम हो, उससे आप न घबराएंगे, न विचलित होंगे, न ही अति प्रसन्न भी होंगे, क्योंकि वो किसी घटना का, जो किसी पूर्व की घटना का परिणाम है। इतना मस्तिष्क जरूर होना चाहिए, इतना ज्ञान जरूर होना चाहिए। शिक्षा दूसरी चीज है, ठीक है। तो यहां पर यही बात कही गई है, यह शक्ति ही जीवन संघर्ष करने की सामर्थ्य देती है। तो संघर्ष आप समझ गए, संघर्ष क्या है और कैसे शक्ति मिलती है। आरोग्य व्यक्ति यानी कि जो स्वस्थ है, सदैव उत्साह एवं उमंग से भरा रहता है, जो हमेशा खुश और एनर्जेटिक बना रहता है। वह सभी कार्यों को दक्षता एवं तन्मयता से संपादित करता है। कारण ये है वो लगातार जो स्वस्थ रहना, स्वस्थ रहने की वजह से वो जो भी काम करता है, भाई अगर हम बीमार, कोई शरीर में कहीं दर्द है तो हमारा ध्यान कहाँ होगा, उस दर्द पर होगा। लेकिन अगर हम स्वस्थ हैं, शरीर हल्का फुल्का और उमंग से भरा हुआ है, तो हमारा ध्यान कहाँ होगा, उस कार्य में होगा। यही बात बताई गई है कि वह सभी कार्यों को दक्षता एवं तन्मयता से संपादित करता है। कोई व्यक्ति जीवन भर निरोगी बना रहे, कोई व्यक्ति जो है वो जीवन भर निरोगी बना रहे, यह उसकी कठिन साधना से ही संभव है। कठिन साधना से क्या तात्पर्य है, यहाँ पर तात्पर्य यह है, पहला मैंने बता दिया, ज्ञान। और ज्ञान की उपस्थिति में उसको यह पता होता है कि किस कार्य को करना है, चाहे वो मन से हो और चाहे तन से हो, यानी चाहे शारीरिक श्रम हो चाहे मानसिक चिंतन, दोनों ही। क्योंकि हमारा जो मानसिक चिंतन है, इसका हमारे शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यहां तक प्रभाव पड़ता है, आपको एक छोटी सी बात बता दें, एक छोटी सी स्टोरी है। एक गांव में एक छप्पर छाया गया, तो एक व्यक्ति को रात में छाया जा रहा था, बनाया जा रहा था, तो उसको थोड़ी सी चोट लग गई। तो उसको लोगों को दिखाया कि देखो, पतावर होता है जिससे छप्पर बना जाता है, पतावर छोटे छोटे से कांटे होते हैं पत्ती के कॉर्नर पर, किनारे पर, वो उसको बताया कि इसने काट दिया, आरी की तरह होता है, बोले जो काट दिया। खैर बात आई गई, हो गई। इसके बाद बहुत दिनों बाद, करीब साल 6 महीने बाद छप्पर हटाया गया। जब हटाया गया तो क्या देखते हैं कि एक सांप की हड्डियों का ढांचा कह सकते हैं, वो उसको लपेट के बांधा गया था छप्पर में। छप्पर।
लोगों ने कहा रहे कुछ नहीं, ये वो फलाने जो हैं वो बोल रहे थे कि पतावर लग गया है, वो पतावर नहीं लगा, ये सांप था नागिन, इसने डस लिया था। ये खबर उसको बुला के दिखाया भी गया और उसको बताया भी गया। और आपको आश्चर्य होगा ये जान करके कि जैसे ही ये बात और ये विचार उसके मन मस्तिष्क में गया, उसने सोचा जैसे ही कि अरे मुझे सांप ने काटा था, वैसे ही उसके शरीर ने विष बनाया, वहीं तत्काल क्षण तुरंत गिरा। 6 महीने साल भर बाद। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मस्तिष्क है वो बहुत काम का है, क्योंकि शरीर की सारी क्रियाएं लगभग, कुछ अनैच्छिक क्रियाओं को छोड़कर लगभग सारी क्रियाएं हमारे मस्तिष्क के आधार विचारों के आधार पर चलता है। तो हमारे मस्तिष्क में जो विचार हैं वो कैसे होने चाहिए? स्वस्थ होने चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर यही बताया गया है, कहा गया है यह साधना संयम के मार्ग से होकर गुजरती। मतलब जो हम स्वस्थ रहने हैं, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस बात का ज्ञान, ठीक है, वो हमारा मस्तिष्क हमको देता है। संयमी व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक साधना से आरोग्यता को प्राप्त करता है, और इस तरह का जो व्यक्ति है वो स्वस्थता को प्राप्त करेगा, क्योंकि उसको पता है क्या ग्रहण करना है और क्या त्यागना है। आरोग्यता को प्राप्त करने के लिए योग के मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है। योग का मतलब जुड़ाव, ठीक, किसी चीज से जुड़ाव, किसी कौन सी चीज से? सकारात्मक, उससे जुड़ाव, ठीक है, गुजरना पड़ता है। योग एवं आरोग्यता एक दूसरे के पूरक है। योग मतलब अच्छी चीजों से जुड़ना और आरोग्यता एक दूसरे की पूरक है। बिल्कुल सिंपल है। अगर आप अच्छी चीजों से, अच्छे विचारों से, अच्छे ज्ञान से, अच्छे भोजन से, अच्छे एक्टिविटीज से, हर अच्छी चीज से आप जुड़ेंगे, यानी योग जुड़ेंगे, ठीक है, तो स्वाभाविक रूप से आप स्वस्थ होंगे, जिसमें कोई संदेह नहीं। यही बात यहाँ पर कही गई है, योग एवं आरोग्यता एक दूसरे के पूरक है। ठीक, योग अलग चीज है, योगासन अलग चीज है। ध्यान रखिएगा, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। वही तो यहाँ पे मुझे लगा था कि वही नहीं, योगासन है। बिल्कुल नहीं। योग का मतलब है जुड़ना, और आसन का मतलब होता है एक अवस्था, जुड़ने की अवस्था। अगर स्वयं से, जैसे आप, योगासन का मतलब है कि आप जो शारीरिक एक्टिविटीज करते हैं, जो लोग सामान्य रूप से जानते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने शरीर से अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने विचारों को जोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप योगासन की स्थिति में होते हैं तो आप देखिए ध्यान की मुद्रा में होते हैं। आप उस योगासन को ध्यान से करते हैं, ध्यान भटका नहीं कि आपको चोट लगी नहीं। क्लियर? तो योग जो है उसका मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। आरोग्यता के लिए आहार एक महत्वपूर्ण कारक है। अभी जैसे हमने बताया था, तो आहार क्या क्या है? आहार है आपका ज्ञान, मस्तिष्क के लिए। भोजन जो आप अनाज और ये सब खाते हैं ये शरीर के लिए है। हवा भी आपके शरीर के लिए है। जल आपके शरीर के लिए है। ये सब जो है वो क्या है? आहार। यहाँ यही बताया गया है कि आरोग्यता के लिए आहार एक महत्वपूर्ण कारक है। यदि आहार उचित होता है तो आरोग्यता सुनिश्चित करने में बड़ी सहायता मिलती है। उचित कैसे होगा? आहार का उचित और अनुचित होना ये मस्तिष्क के ज्ञान पर निर्भर करता है। मतलब हम किसी चीज को ग्रहण करने पर पहले, सबसे पहले आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि हमारा शरीर काम कैसे करता है, किस प्रणाली पर काम करता है, और उस प्रणाली के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये ज्ञान के पटल पर पता चलेगी। जब आपको जानकारी होगी, आप अपने अंदर झांक कर देखेंगे। हमारा अधिकांश जो व्यक्तित्व है वो बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी है ही नहीं। और बहिर्मुखी दृष्टिकोण के कारण हम स्वयं को ही नहीं जान पाते।
जब स्वयं को जान नहीं पाते, देखिए आप अक्सर आजकल तो बड़ा अजीबोगरीब दौर चल गया है, आप तो देखते हैं खाना खा रहे हैं और इधर मोबाइल चल रहा होता है। न तो आपको खाने का स्वाद मिलता है और ना ही उसका ठीक से मिलता है, क्योंकि आप दो जगह बटे हुए हैं। तो खाना आप क्या कर रहे हैं, ना उसका स्वाद मिल पा रहा है, आप विचार ही नहीं कर पा रहे हैं कि खाने में आप खा क्या रहे हैं। जब आपको ये विचार नहीं आता तो खाने को पचाने वाले जो एंजाइम्स हैं वो भी उस तरह से सिक्रेट नहीं होते। इसका मतलब खाना अधपचा या सड़ता है, अधपचा निकलता है या सड़ जाता है, और ऐसे में आपके शरीर को पूर्णतया पोषण नहीं मिलता। इसलिए जब भोजन करें तो कोई अन्य कार्य नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग टीवी देखते हैं, अक्सर लोग पढ़ाई करते हैं, अक्सर लोग न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं। ये बिल्कुल कतई नहीं होना चाहिए। जब आप भोजन कर रहे हो तो हर चीज को का टेस्ट, उसका स्वाद लेते हुए पता चलना चाहिए आपके मस्तिष्क को कि आप क्या खा रहे हैं। जो खा रहे हैं उसी के अनुरूप आपका मस्तिष्क जो है तमाम सारी ग्रंथियों को, हार्मोन्स और क्या नाम है, एंजाइम्स को सिक्रीट करता है, छोड़ता है, ताकि वो आसानी से पच सके, और नहीं तो नहीं पचता है। आप खाते खाते चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। इसका एक मस्तिष्क का एक बड़ा अच्छा उदाहरण मैं देता हूँ। मीराबाई का आपने नाम सुना होगा। मीराबाई को जहर दिया गया था और जहर उन्होंने पी लिया और उन्हें कुछ हुआ नहीं। कारण सिर्फ इतना था कि उन्होंने उसे जहर समझ के पिया ही नहीं था। उसको तो उन्होंने सोचा कि मेरे पति ने भेजा है तो कोई अच्छी चीज अमृत होगी, और ये समझ करके उन्होंने ग्रहण कर लिया और वो कुछ नहीं हुआ। सारा कुछ विचार पे। आप भोजन कर रहे हैं तो आपको पता ही नहीं है अगर क्या नहीं क्या खा रहे हैं, तो उस तरह के हार्मोन्स और एंजाइम सिक्रेट ही नहीं होंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप जो भी काम कर रहे हो, इसीलिए कहा जाता है कि जो भी काम कर रहे हो उसको बड़ी तल्लीनता से और बड़े ध्यान से करिए। ध्यान से मतलब ये है कि आप उस पर विचार भी करते रहिए, देखते रहिए क्या हो रहा है, तभी वो काम जो है सुचारू रूप से, कहीं गलती होगी तुरंत पकड़ में आएगी, और अन्यथा आप ऐसे करते चले जाएंगे, ना ही गलती समझ में आएगी और परिणाम, क्योंकि उस बीच में एक छोटी गलती हुई, उसके वजह से परिणाम, अंतिम जो परिणाम है वो असफल है। इसलिए हर एक चीज को बड़े ध्यान से देखते हुए उस पर काम करना चाहिए, चाहे भोजन ही क्यों ना हो। यही बात कही गई है कि आरोग्यता सुनिश्चित करने में बड़ी सहायक होती है क्या, आहार। गरिष्ठ आहार हमें आरोग्य पथ से दूर ले जाता है। गरिष्ठ क्या होता है, गरिष्ठ की पचने में जो आसान ना हो, तेल मसाला इत्यादि जो है। देखिए जब भी, क्यों ऐसा क्यों होता है ये भी बता देते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है कि हमारा जो शरीर, उसमें शरीर में लीवर एक चीज होती है, एक ग्रंथि होती है जो तरह तरह की एंजाइम्स को डालने में विशेष भूमिका निभाती है। अब सोचिए जरा कि आपके भोजन में विभिन्न प्रकार की चीजें, खूब तेल भी है, मसाला भी है, मसाले में न जाने क्या क्या है, दुनिया भर की सारी चीजें, और हर चीज को पचाने के लिए अगर लीवर को अलग तरह का एंजाइम बनाना पड़ जाए तो लीवर पर प्रभाव पड़ेगा, पड़ेगा। और अगर उसने कोई चीज गड़बड़ी कर दी, पता चला खाना नहीं पच रहा, तो दूसरी जो चीजें हैं वो गड़बड़ी होंगी, यानी अधपचा खाना होगा तो विषाक्त, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम ऐसी भी खाते हैं जो अंदर जाकर के जहरीली भी बन सकती है। ठीक है, वो क्या करेंगी, वो आपके शरीर को दूषित करेंगी, और दूषित करेंगे तो आप बीमार होंगे, स्वाभाविक सी बात। सबसे बेहतर तरीका ये होता है, इसीलिए पहले के जमाने के लोग निरोग और लंबी आयु, बहुत लंबे समय तक जीवित रहते थे। आज क्या है, हम इतना सारा कुछ खाते हैं, दुनिया भर का फास्ट फूड है, जंक फूड है, न जाने कौन कौन सा फूड है। परिणाम ये होता है कि हमारा जो लीवर है और हमारा जो शरीर है वो समय से पहले बूढ़ा, रुग्ण और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जितना सादा आप भोजन करेंगे उतना ही आपको आराम मिलेगा, शरीर को और आपके
शरीर के साथ तमाम सारी ग्रंथियों को। ये बात बिल्कुल तय है। तो यहाँ ये बताया गरिष्ठ आहार हमें आरोग्य पथ से दूर ले जाते हैं। इस तरह जो गरिष्ठ भोजन है, जो तमाम सारी मिलावटी चीजें हैं, मिलावट से एक तो चीज होती कि टेस्ट बन जाता है। भाई आप सोचिए कि अगर लौकी ली आपने और लौकी को यूं ही खाया उबाल के, तो उसमें कोई टेस्ट होगा? कोई टेस्ट नहीं होगा। फिर उसमें कुछ थोड़ा सा नमक मिला दीजिए, कुछ टेस्ट बढ़ा, कुछ हल्का सा मिर्च और कुछ हल्की सी कुछ और चीजें मिला दीजिए, कुछ टेस्ट और बढ़ेगा। आप जितनी ज्यादा चीजें डालें टेस्ट उतनी ज्यादा बढ़ेगा। आज जो है इंसान के पास बस यही गड़बड़ी है कि वो लगातार टेस्ट के पीछे भाग रहा है, स्वाद के पीछे भाग रहा है। ये नहीं जान रहा है कि वो स्वाद आया कैसे, बना कैसे, और वो आपके शरीर के अनुकूल कितना है। इस तरफ ध्यान नहीं होता है, बस उसको स्वाद से मतलब है। तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है अस्वस्थता, आप रोगी होंगे। ठीक आज जो हमारे समाज में तमाम तरह के रोग हो रहे हैं, इसके पीछे कारण एक ये भी दिनचर्या है और साथ में हमारा भोजन। नहीं तो हमारा शरीर, अभी आप सिंपली, ठीक है मैं मान लेता हूं कि खेतों में पेस्टिसाइड पड़ रहा है, दवाइयां पड़ रही हैं और रासायनिक खादें पड़ रही हैं, लेकिन हमारा शरीर इनको छान कर बाहर निकालने के लिए सक्षम है। लेकिन कब? तब जब आप कम मिलावटी चीजों को खाएं तब। मतलब जैसे टमाटर आया, ठीक है, आपने धुल के खाना शुरू किया, सिर्फ टमाटर। लौकी खाया, लौकी में कुछ हल्की फुल्की चीजें डाली, फिर खाइए। तो लौकी से में जो कुछ इस तरह की चीजें हैं, तो वो एक तरह दो तरह की होंगी ना। तो दो तरह के मतलब एक तरफ लौकी है, दूसरी तरफ पेस्टिसाइड है, दवाई है उसके साथ में। तो दवाई भी एक ही तो तरह की वही होगी जो डाली गई, कुछ रासायनिक जो तत्व हैं उनको मिला के बनाया गया होगा। उन रासायनिक तत्वों को निकालने में हमारा लीवर और जो एंजाइम्स हैं वो सक्षम है। लेकिन जरा सोचिए, वहीं पर लौकी भी है, तरोई भी है, भिंडी भी है, टमाटर भी है, आलू भी है, परवल भी है, और न जाने कितने मसाले हैं, उसमें से तेल है। अब लीवर किस किस को निकालेगा? अब जब ये सारा कुछ नहीं निकाल पाएगा तो गुस्से से फूल जाएगा। हम तो इसको इसी तरह से कहते हैं गुस्से से फूल गया तो फैटी लीवर। अब फैटी लीवर बहुत लंबे समय तक रहा तो पता चला लीवो कैंसर बना। समझ में आ रही? तो यहां पर यह बात ध्यान रखने वाली बात है। आगे बताया गया है कि आहार में समय अवधि की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। आहार में मतलब समय कब लेना है और कब नहीं लेना है। अवधि, आहार में समय अवधि की भी महत्वपूर्ण भूमिका। देखिए हम इस मामले में थोड़ा सा भिन्न है समय के मामले में। हमारा मानना ये है कि जिस प्रकार का हम श्रम करते हैं, ठीक है ना, उसी के अनुरूप हमको भूख लगती है। अब मान लीजिए कि हमने भोजन एक टाइम बनाया कि 12 बजे हम भोजन ग्रहण करेंगे, 12 से 1 के बीच में डेली हमने अपना बना लिया और डेली एक रूटीन में काम करते हैं। लेकिन किसी एक दिन सुबह 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक हैवी काम पड़ गया, कठिन श्रम करना पड़ गया, परिणाम ये कि अधिक ऊर्जा निकल गई, तो क्या भूख जो है वो आपको 12-1 बजे मिले लगेगी? नहीं ना। मतलब पहले लगेगी। पहले जब लगेगी तो शरीर को भोजन चाहिए, और भोजन में जब भोजन जाता है तो तमाम सारे एंजाइम सिक्रीट होते हैं, नहीं जाता है तब भी कुछ एंजाइम सिक्रीट होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भोजन का कोई समय नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से भोजन का समय सबसे बढ़िया ये है कि जब आपको सच्ची भूख लगी हो। ये आपके शारीरिक श्रम के आधार पर भूख जो है वो डिसाइड होगी। आपने कम श्रम किया तो भूख कम, अधिक श्रम किया भूख अधिक। कब श्रम किया, कब लगेगी भूख, कब श्रम नहीं किया,
कम नहीं लगेगी। इसलिए समय को निर्धारित कर देना मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छी पॉलिसी नहीं। बाकी तो भाई विद्वान है लोग, तो अपना ही कहना है। ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि टाइम निर्धारित नहीं, कर देना चाहिए। टाइम टाइम तो वही बताया ना कि टाइम क्यों नहीं होना चाहिए निर्धारित, वो हमने बताया ना। ये अगर लॉजिकल ना हो तो बताओ नहीं ठीक है, ये तो भाई। सही बात है। अगर आप 12-1 के बीच में खाना खा रहे हैं और डेली आप ऐसा श्रम करते हैं कि सुबह 7 बजे उठते हैं, 8 बजे तक फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं 8 और 9 के बीच में, इसके बाद कुछ 2 घंटे का मामूली श्रम करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, श्रम भी तो अलग अलग टाइम दिन पर अलग अलग तरह से करेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि ये वो एक ही पैटर्न पर चलता रहेगा कि बस डेली एक ही काम करना है। नहीं वो तो बदलता रहेगा ना। जब वो बदलते बदल रहा है तो इसका मतलब है जो भूख की टाइमिंग है वो भी बदलेगी। रहेंगे। पता चला सुबह 4 बजे से 8 बजे तक आप हैवी काम कर रहे हैं कोई, तो स्वाभाविक रूप से आपकी भूख पहले लगेगी, क्योंकि आपके शरीर को चाहिए ऊर्जा। ऊर्जा कहाँ से फिर मिलेगी? भोजन से। तो भोजन के लिए जो डिमांड है शरीर की वो पहले हो जाएगी, होगी कि नहीं? ये लॉजिक है मेरा। अगर ये लॉजिक गलत है भाई विद्वानों के हिसाब से तो ठीक है, कोई बात ही नहीं। जो लोग कहते नहीं समय पर खाना होना चाहिए, कुछ चीजों का, जैसे मान लीजिए सपोज करिए बाथरूम है, बाथरूम आपके काम करने और पसीना निकलने और साथ में पानी पीने के आधार पर लगेगा। अब आप कहेंगे नहीं, हम इतने टाइम पे ही बाथरूम जाएंगे, कर लीजिए आप उतने टाइम पर, दूसरे टाइम पर ना हो तो हम जाने। शरीर की अपनी क्रियाएं हैं, आपको उसको कॉपरेट करना है, उसके हिसाब से काम करना है, उसके जो फंक्शन है उसका उसका जो प्राकृतिक क्रिया है उसके हिसाब से उसे काम करने दीजिए। आप भी उसके साथ साथ के साथ निभाइए। देखिए आपका शरीर जो है आपका साथ देता ही नहीं देता। आप शरीर का साथ दें, शरीर आपका साथ देगा। लेकिन अगर आप सोच रहे नहीं उसको हम बांध के रखें, उसको हम टाइम में बांध के रख दें, ना ना ना, तब वही गड़बड़ हुआ। ये मेरा मानना, ये व्यक्तिगत मेरी अपनी बात है। देखिए मानना और ना मानना ये आपके विवेक पर है, लेकिन जो मैं जानता हूं या जितना मैं जानता हूं मैं सिर्फ वो बात बता रहा हूं। ठीक, यहां आगे ये बताइए तो इस बात से हम थोड़ा सा भिन्न है। फिर कहा है गलत समय पर किया गया भोजन भी कई व्याधियों को आमंत्रण देता है। अब गलत समय क्या है ये डिसाइड करना जरूरी है। थोड़ा सा यहाँ मान भी लेते थोड़ा, जैसे मान लीजिए आपका पेट भरा है और पेट भरा होने के बावजूद आप भोजन ग्रहण करते हैं, तो उस भोजन का परिणाम ये होगा कि अतिरिक्त गया ना, अतिरिक्त ऊर्जा गई। अतिरिक्त ऊर्जा के रूप में शरीर जो है वो फैट के रूप में उसको एकत्रित करने लगता है, और फैट जैसे जैसे डिपॉजिट होता रहता है वो ब्लड में भी घुलता है। ब्लड में जब घुलता है कोलेस्ट्रॉल, तो वो कहीं ना कहीं जमना शुरू होता है। जब जमना शुरू होता है तो हार्ट हार्ट को जो है यानी कि हृदय पर दबाव पड़ता है। ये जो दबाव है, ठीक है, ये क्या करता है, ये बहुत सारे और बीपी जैसे हो जाता है, तो बहुत सारी और दिक्कतें करता है। अन्य ग्रंथियों को ऑक्सीजन सप्लाई जो ब्लड करता है वो थोड़ा कहीं कम कहीं ज्यादा, कहीं कम कहीं ज्यादा, कहीं कहीं ब्लॉक हो जाता है। जहां से ब्लॉक होता है उसके आगे की जो कोशिकाएं हैं वो कुपोषित हो जाती हैं, उनका पोषण नहीं मिलता, वो डेड होने लगती हैं, मरने लगती हैं। ठीक, अधिकांश जो है वो हार्ट के ऊपर कहानी होती है, तो वहां पर ब्लॉकेज होते हैं। जब ब्लॉकेज होते हैं तो हार्ट काम करना बंद करने लगता है, क्योंकि इसको संकुचन करने के लिए भी उसकी जरूरत होती है ब्लड की, और ब्लड कहीं पर ब्लॉक हो चुका है, बस जो है वो ब्लॉक हो चुकी है, ब्लॉक होने की वजह से आगे सप्लाई नहीं जा रहा है। सप्लाई नहीं जा रहा तो हार्ट को दिक्कत है, हार्ट रुक रुक भी सकता है, उसी को हार्ट अटैक कहा जाता है। तो उसकी बाईपास सर्जरी कराइए, छल्ले डलवाइए। तो यहाँ कहने का सिर्फ मतलब है कि भोजन उतना ही करिए जितनी आपके शरीर को आवश्यकता है, और उस समय ही करिए जब वाकई आपको सच्ची भूख लगी हो। बात क्लियर है? इसलिए हमें संयमित होकर ही आहार एवं उसके समय का चुनाव करना चाहिए। देखिए इनकी इस बात से हम सहमत फिलहाल नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत है। बाकी भाई आप सब लोग खुदे विद्वान हैं।
आगे बताया कि जिह्वा तो विभिन्न रसायनों को स्पर्श करने और उनके अनुभव के लिए आतुर रहती है, तो जैसा हमने पहले बताया था कि आदमी स्वाद टेस्ट चाहता है, ठीक है, परंतु हमें संयम की शक्ति से जिह्वा की उद्विग्नता को शांत करना चाहिए। मतलब कि जो टेस्ट लेने की जो प्रवृत्ति है, स्वादिष्ट खाने की जो ललक है, उसको थोड़ा सा नियंत्रित रखना है। यहां मैं सहमत हूं इस बात से। कुछ क्षणिक स्वाद के लिए हमें अपने स्वास्थ्य को खतरे में डाल देते हैं, हम अपने स्वास्थ्य को खतरे में डाल देते हैं, इसलिए आहार संयम में ही स्वस्थ जीवन की कुंजी निहित है। ठीक, मनुष्य जीवन पर्यंत श्रम करता है। श्रम की बात आ गई, जो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी। तो पहली बात तो ये कि इन्होंने जो बताया कि आहार, यानी कि आहार संयम में ही स्वस्थ जीवन की कुंजी निहित है। तो स्वस्थ जीवन की कुंजी सिर्फ आहार में नहीं है। आहार ठीक, लेकिन आहार कौन सा? सामान्य रूप से तो आहार सोचते हैं वही खाना, लेकिन नहीं, खाना ही नहीं है सिर्फ। आहार के रूप में जो भी चीज आप ग्रहण करते हैं, चाहे वो कोई विचार हो, कोई दृष्टिकोण हो, हवा हो, जल हो, अथवा भोजन के रूप में जो आप ग्रहण करते हैं वो हो, ठीक, जो भी चीज, इवन वस्त्र और वस्त्राभूषण, इनका भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वस्त्र जो है वो आपके शारीरिक ताप को नियंत्रित करने का विशेष काम करते हैं। आपने गर्मियों में काला वस्त्र पहन लिया और धूप में जा रहे हैं तो आपको बहुत गर्मी लगने वाली है। इसीलिए अलग अलग जगहों पर, इसीलिए देश, अलग अलग देशों में भी तमाम सारी चीजें, जैसे अरब देश में ग्रे कलर का और वाइट कलर का इस्तेमाल किया जाता है, पूरा बंद किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर धूल भरी आंधियां आती हैं। ठंडक प्रदेश में पैंट शर्ट और टाई और साथ में बटन, आप देखिए, ताकि ठंडक अंदर ना घुसे। यहाँ कोट वगैरह, यहाँ टाई बांध दिया जाता है ताकि ये खुले ना, हाथ में बांध दी जाते हैं ताकि अंदर से, यहाँ से हवा ना जाए। शर्ट को पैंट के अंदर इन किया जाता है ताकि हवा इस तरफ से अंदर ना जाए। पैंट चुस्त पहना जाता है ताकि हवा ना जाए। जूते और मोजे पहने जाते हैं ताकि पैरों तक ठंडक न पहुंचे। हमारे देश में कुछ कहना तो नहीं चाहिए, जो हमारे यहाँ की जो पुरानी कल्चर थी वो प्रकृति के अनुकूल थी। धोती कुर्ता, है ना, वो प्रकृति के अनुकूल थे। तभी मैंने बताया ना कि जो भी आप ग्रहण करते हैं उन सब का आपके शरीर पर पूरा का पूरा, स्वास्थ्य पर पूरा का पूरा प्रभाव पड़ता है। भोजन ही नहीं उसमें शामिल है। इन्होंने ये बात बता दी है, क्या बताया है कि इसलिए आहार संयम में ही स्वस्थ जीवन की कुंजी निहित है। तो आहार को पहले समझ ले, आहार है क्या? आहार यही है कि जो आप ग्रहण कर रहे हैं उसके संयम, संयम से मतलब है उसके सही तरीके से उपयोग, उसमें ही हमारा स्वास्थ्य जो है वो निहित होता है। मनुष्य जीवन पर्यंत श्रम करता है, पूरे जीवन वो श्रम करता रहता है। इस दौरान वह उपभोग में आने वाली नाना प्रकार की वस्तुओं को एकत्रित करने में लगा रहता है। यानी भोजन, नाना प्रकार को इकट्ठा करना, संचित करना और साथ में उसका उपभोग करना, दोनों लगा रहता है। किंतु यदि शरीर रुग्ण हो जाए, यदि बीमार हो जाए, तो वह उन वस्तुओं का उपभोग भी नहीं कर पाता जो उसने संचित कर रखा है। यदि मनुष्य अपने शरीर पर ध्यान नहीं देगा तो उसका श्रम, उसकी इकट्ठा की गई विलासिता की सभी वस्तुएं मिट्टी के ढेले के समान हो जाएंगी। तमाम सारे लोग तमाम तरह का अर्जन करते हैं और उस अर्जन में तमाम ऐसे काम करते हैं जो उनके शरीर के लिए के अनुकूल नहीं होते। क्यों? क्योंकि एक सीमा से ज्यादा आपके पास हो गया है, तो उसका दुरुपयोग होना बिल्कुल सुनिश्चित है। उनका कोई मोल नहीं रह जाता। कहा गया है विलासिता की सभी वस्तुएं मिट्टी के ढेले के समान हो जाएंगी, उनका कोई मोल नहीं रह जाएगा। इसलिए हमें सदैव आरोग्यता के पथ का अनुगामी बनकर संयमित जीवनचर्या का वर्ण करना चाहिए। मतलब
कि हम सदा इस बात पर ध्यान रखें कि जो हमारा जीवन है और जीवन संबंधी जो हम चीजें ग्रहण कर रहे हैं वो बहुत ही सोच समझ, यानी ज्ञान के शिखर, यूं नहीं कि बस जो मिला बस शुरू, बतासे का ठेला देखा शुरू, चाट का ठेला देखा शुरू, कोल्ड ड्रिंक देखा शुरू, ऐसा नहीं। आपको बड़ा संयमित, आपको ये जानना पड़ेगा कि आपका शरीर क्या है, वो उसको उसको किस चीज की आवश्यकता है, जिस चीज की आवश्यकता है, और ये तब पता चलेगा जब आप ज्ञान के शिखर पर होंगे। आपका मस्तिष्क उस लेवल पर होगा जो हर चीज की तारतम्यता को समझ सके, उसके होने, उसके वजूद में रहने के कारण को समझ सके, ना होने या उसके परिवर्तन होने के कारण को समझ सके। जब ये समझ लेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि शरीर क्या है। एक बात। दूसरी, जो आपका बहिर्मुखी दृष्टिकोण है, ये जो दृष्टिकोण है ये अंतर्मुखी हो जाना चाहिए। आप अपने अंदर झांके कि आप क्या है, आपकी क्या आवश्यकता है। बाह्य वस्तुएं आपको लालायित कर देती। आप सोचिए, किसी ऐसी चीज को आपने कभी देखा नहीं, उसके बारे में किसी चीज के बारे में आपने सुना नहीं, तो उसकी लालसा होगी क्या? नहीं होगी। तो कारपोरेट सेक्टर करता क्या है? कारपोरेट सेक्टर आपको एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से तमाम सारे प्रोडक्ट्स को, क्योंकि उसको तो पैसा चाहिए, पैसा कहां से मिलेगा? आपसे मिलेगा। आप कैसे देंगे? ऐसे देंगे, एडवर्टाइजमेंट होगा, और एडवर्टाइजमेंट में किसी चीज के बढ़ा चढ़ा के आपको जो फायदों की जरूरत नहीं है उन फायदों को दिखा करके, अथवा आपको डरा कर या लालच दे करके, तो वो चीजें काम करती हैं, डर या लालच, ठीक करके, और आपको वो प्रोडक्ट बेच दिया जाता है। उनके पास पैसा चला गया, आपका स्वास्थ्य खराब। बात क्लियर? और इन्हीं बातों के साथ हम आपसे इस बात के लिए क्षमा भी मांगेंगे कि हो सकता है इस दौरान हमारी बहुत सारी बातें आपके मन मस्तिष्क में न उतर पाए, आपके पूर्व ज्ञान की वजह से। लेकिन ये हमारा व्यक्तिगत विचार, और ये